आती। पाचन होता क्या है जी? जो हम खाते हैं डाइजेशन, मतलब उसे पचाने को हम पाचन कहते हैं। अब जो पाचन प्रक्रिया उसमें जो हमारे शरीर के अंग हैं वो कितने भाग लेते हैं? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं मुंह है, मुंह के बाद ग्रासनी है, ग्रासनी के बाद क्या होगा जी? देखो आपको अंग अगर पूछते हैं तो सबसे पहले आप याद रखो जो मुंह है। अब मुंह से पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यानी कि पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपकी मुंह से। अभी मुंह के स्ट्रक्चर में वैसे चलेंगे आज मुंह पर ही। उसके बाद यहाँ से आपकी आती है ग्रासनी। हाँ जी, ठीक है जी। ग्रासनी के बाद आपका क्या आता है? छोटी आंत कहाँ जाएगी गुरुजी? भी देखो यहाँ आपने पेट जिसे कहते हैं, पेट पढ़ा ना, पेट, पेट किसे कहते हैं जी? अमाशय। तो इसके बाद आता है आपका अमाशय, और इधर होता है लीवर। इधर क्या होगा आपका? लीवर, या आप इसे यकृत भी कह सकते हैं। इस प्रकार का कुछ रहता है, जैसे नाशपाती। चलो हल्का सा अब बन गया, ठीक है जी। यहाँ क्या आपका यकृत है, या आप इसे लीवर कह सकते हैं। लीवर। एक होता है आपका इसमें पित्ताशय, ठीक है जी, क्योंकि पित्ताशय की जो नलियां हैं वो किससे जुड़ी है? किडनी से नहीं गुरुजी, यहाँ आता है अग्नाशय। पत्ती की तरह का अग्नाशय है ना। तो एक होता है आपका अग्नाशय, जिसमें लैंगरहैंस दीपिका होती है, इससे जुड़ी होती है इसकी ग्रंथियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जुड़ी होती हैं। अब इसके बाद ये जो आती है, ये यहाँ पर जो आपकी छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत, तो ये क्या है आपकी? ग्रहणी, ठीक है जी। इसे आप कह सकते हैं छोटी आंत, ठीक है ना। इसके बाद बड़ी आंत होगी, तो यहाँ क्या है जी आपकी? फिर बड़ी आंत है। एक होती है बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत में, छोटी आंत में लंबाई किसकी ज़्यादा होती है? छोटी आंत की। बड़ी का मतलब क्या होता है? जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, तो भारत की सबसे बड़ी कौन है? ब्रह्मपुत्र। तो वहाँ हम क्या देखते हैं जी? चौड़ाई भी देखते हैं। चौड़ाई और लंबाई को मिलाकर क्या होता है? बड़ी। तो इसलिए बड़ी आंत क्यों कहा गया? क्योंकि वो चौड़ी ज़्यादा है। वो क्या है? इसकी अपेक्षा चौड़ी ज़्यादा है। ये छोटी आंत है लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ से कंडीशन आएगी, जैसे एक आता है रेक्टम, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट की जो प्रक्रिया होगी जहाँ से मल द्वार हमारा होता है, तो मल द्वार से पहले क्या होता है? ये आपका रेक्टम, क्योंकि यहाँ से ऐसे शब्दों को आपसे पूछ सकता है कि रेक्टम किसका अंग है। उसके बाद हमारा क्या है? लास्ट में मल द्वार है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या, कि अगर हम देखते हैं पाचन में जो अंग भाग लेते हैं उनमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो यहाँ हमारा क्या? मुंह है, मुंह के बाद ग्रासनी है। हालांकि इसके बीच में एक ग्रासनी के नीचे, जैसे आप लैरिक्स कहते हैं, यहाँ कंठ है, तो यहाँ एपिग्लैटिस नाम का एक ढक्कन होता है जो वायु और भोजन को एक साथ जाने नहीं देता, जिसे हम पुलिसमैन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हमारा क्या? लीवर है। लीवर में पित्त है। पित्त का काम क्या होता है? खाने को जो अम्ल के रूप में आ रहा है उसे क्षार में बदलने का काम होता है। ये कौन है? अमाशय है, जिसे आप पेट कहते हैं। खाना यहाँ 3 से 5 घंटे के बीच में रुकता है, ठीक है जी। उसके बाद अग्नाशय है, जिसमें लैंगरहैंस दीपिका है। लैंगरहैंस दीपिका में काम में क्या है आपका? चैम्बर है, अल्फा बीटा गामा। उनमें क्या है? हमारी एक जो बीटा चैम्बर है, बीटा चैम्बर से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या है आपका? हार्मोन है। तो उसके बाद ग्रहणी है, या हम ये कह सकते हैं पाचन पूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर होती है ग्रहणी में, यानी कि छोटी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत है, रेक्टम इसका हिस्सा है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यह, निम्न में से कौन सा अंग पाचन का हिस्सा है, पाचन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ तक समझ आया कि ये हमारा क्या? पाचन तंत्र ऐसे होके यहाँ से गुजरेगा। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका मुंह है, यानी कि हम डायरेक्टली सबसे पहले किस पर चलते हैं जी? आपके जो मुंह दिया हुआ है, ठीक है। मुंह में आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखो खाने का काम करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे काम कौन करेंगे? दांत। सबसे पहले आपके काम कौन करेंगे? दांत। जो दांत होते हैं, दांतों की संख्या कितनी है जी? 20, या हम इसे लिखेंगे आज 32। 20 का मतलब है दूध के दांत। ये कैसे हैं जी? दूध के। और ये क्या है? अस्थाई। तो ये क्या हो गए? अस्थाई।
तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होगी? 32। अस्थाई दांतों की संख्या 20। ठीक है जी। हमारे यहाँ देखो जो परीक्षण चल रहा था, परीक्षण में अगर बच्चे का हमें खेलों में जैसे परीक्षण करते हैं एज का, तो आयु के परीक्षण में हम क्या करते हैं, 28 दांत अगर है तो बच्चे को कितना मानते हैं जी? 16 वर्ष का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि दांतों के आधार पर हम आयु का निर्धारण करते हैं, क्योंकि हड्डियों का हम देखते हैं फिर हड्डी कैसी रहती है हमारी, यानी कठोर हुई या मुलायम हुई। क्योंकि मुलायम हड्डी किस में होती है जी आपकी? मुलायम हड्डी किस में होती है? बच्चों में, इसलिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है ना। बुढ़ापे में जाके क्या होते हैं, हड्डी टूटने शुरू हो जाती है अपने आप ही। बीच में क्या होता है, हड्डियों के आधार पर हम देखते हैं इनमें कितनी कठोरता है, कठोरता के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। तो दांतों से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो 28 दांतों वाले को 16 वर्ष का बच्चा मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कितने अस्थायी दांत हैं, कितने अस्थायी दांत हैं। देखो यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्टली अगर यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपके दूध के दांत हैं वो कितने हैं? 20 है। जीवन में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, तो जीवन में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है जी आपकी? फिर से 20 है। वही चल रहे ना कि हमारे क्या होंगे? 20 होंगे। लेकिन इनमें आपसे डायरेक्टली ये पूछे जाएंगे कि जैसे आपके जो ये जो दांत होते हैं वो कैसे बटे होते हैं आपके? मोलर, प्री मोलर, इंसिजर, कैनिन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके मोलर। तो यहाँ पर जो आपके दांत होंगे, तो यहाँ क्या होते हैं, देखो जबड़े के अंदर से अगर हम चलते हैं, अंदर का मतलब है बाहर की ओर, तो आपको ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ से देख रहे हैं ना, तो यहाँ से जाड़ है, जाड़ के बाद ऐसे आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, आधा जबड़ा पड़ेंगे, आधा ये हो जाए, क्योंकि इसका दुगना सेम इधर चलेगा और इस पूरे का ऊपर चलेगा। तो सबसे पहले क्या होते हैं ये आपके मोलर, यानी कि अंदर की ओर सबसे पहले क्या होंगे? आपके मोलर होंगे। आप मोलर ही याद रखें, चरणवक याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चरणवक हिंदी में कहते हैं, मोलर वहाँ अंग्रेजी में आपको मोलर मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। तो मोलर दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है जी? 3 होती है। यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो मोलर दांत होंगे वो कितने होंगे आपके? 3 होंगे। 3 होंगे। और उसके बाद आपके जो प्री मोलर है, इसके बाद क्या आते हैं जी आपके? प्री मोलर। प्री मोलर की संख्या कितनी है जी आपकी? 2 है। प्री मोलर के बाद क्या आते हैं आपके? कैनिन आते हैं, और कैनिन की संख्या होती है 1। कैनिन की संख्या कितनी है? 1। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपके इंसिजर। इंसिजर की संख्या होती है 2। अभी चलेंगे इंसिजर, और इंसिजर की संख्या होती है 2। लेकिन ये हाफ जबड़े की बात कर रहे हैं। अभी देखो हाफ की है तो 4 गुना चलेंगे ना, तो 4 गुना चलेंगे, सभी में 4 की गुणा करनी। तो 4 की गुणा करो जरा, कुल मोलर की संख्या कितनी है? 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। यानी कि इंसिजर की संख्या कितनी है आपकी? 8 है। कैनिन की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। प्री मोलर की संख्या कितनी है आपकी? 8 है। और मोलर की संख्या कितनी है आपकी? फिर से कितनी है? 12। सबसे अधिक जो दांत होंगे वो कौन होंगे? मोलर होंगे। देखो यहाँ क्या है, सबसे अधिक कौन है दांत आपके? मोलर है। आपको देखो ये लिखाने का पर्पज क्या था, यहाँ से अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है 3 2 1 2 32 12 3 2 1 2, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि दांतों का ऊपर के और नीचे के दांतों का ये फॉर्मूला है, क्योंकि देखना ऊपर भी सेम चल रहा है, नीचे भी सेम चल रहा है। तो आपको दांतों की संख्या कैसे याद रखें? मोलर, प्री मोलर। ठीक है, पहले मोलर है। मोलर का मतलब है चबाने वाले, जिन्हें आप जाड़ कहते हैं। तो अक्कल के दांत कौन से हैं जी? अक्कल के दांत कौन से हैं? तो मोलर ही है, क्योंकि सबसे अक्कल की जाड़ सबसे लास्ट आती है ना, हम सबसे लास्ट चल रहे, तो अक्कल के कौन है आपके? मोलर है। मोलर के बाद प्री मोलर, कैनिन और इंसिजर। कौन से दांत 2 बार नहीं आते? कौन से दांत 2 बार नहीं आते? तो आप ये देख लो कि कौन से दांत सबसे पहले आते हैं। तो बच्चे को आपने देखा हुआ स्टार्टिंग होती है यहाँ से और इधर की ओर बढ़ते हैं ना, यानी कि जाड़ सबसे लास्ट में आती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ जाते हैं फ्रंट पर, तो कितने हैं? 8 है ना। इनकी संख्या कितनी है? कैनिन की संख्या 8, 8 और 4 हो गए कितने? 12, और 12 और 8 कितने हो गए जी? 20। तो ये दांत होते हैं ना 20। अब यही तो है दूध के दांत, और बाद में जो दांत आएंगे वो कौन है आपके? मोलर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा अस्थाई जो दांत रहते हैं मोलर आते हैं, जो दोबारा कभी नहीं आते। तो मोलर जीवन में एक बार आते हैं।
ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में एक बार आते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 12। ऐसे कौन से दांत हैं जिनमें जीवन में एक बार आते हैं? तो मोलर कहेगा, प्री मोलर या कैनिन तो हमें पता है मोलर। ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं तो प्री मोलर है, कैनिन है और आपका इंसिजर है। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनाने का इस प्रकार से उसका तरीका रहेगा। अब जो दांत बने होते हैं, बने किससे होते हैं जी? अब दांत होती है हड्डी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है ना, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से बनी है, तो दांत भी हमारे किससे बने हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। लेकिन यहाँ से एक और कंडीशन आता है, बात कर रहे थे हम चबाने की। तो जब दांतों से हम चबाते हैं तो दांतों को चबाने वाली सतह जो सबसे कठोर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनेमल। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं? आपको ये ध्यान रखना है, इनेमल। हाँ, ये दांतों के ऊपर एक परत है जो अपने दांतों के ऊपर आपने देखा खट्टा नहीं लगता, दांतों में मीठा नहीं लगता और कई बार लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो इनेमल की परत है ये वहाँ से हट जाती है, यानी दांतों के सबसे ऊपर की जो परत है उसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और ये दांतों का क्या चबाने वाला भाग है, ये आपको ध्यान रखना। तो दांतों की कठोर सतह जिसे हम चबाने का काम करते हैं वो कौन होगी? आपकी इनेमल होगी। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए? खाली अभी किस पे बन रहे हैं? हमारे मुंह पर। अभी दांतों के ऊपर इतने क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन हम ऐसे बता रहे हैं कि भाई इनके दूध के दांत कितने, अस्थायी दांतों की संख्या कितने, मोलर कितने, कौन से नहीं आते, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने हैं ऑब्जेक्टिव में साथ साथ, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो 1 महीने में लगभग काम खत्म हो जाएगा हमारा, और 1 महीना मिलेगा फिर से रिविजन का। तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद दांतों की संख्या तो हटा दो, दांतों से यहाँ से क्वेश्चन इतने ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब दांत के बाद काम किसका आता है जी? अब बात करते हैं जीभ की। ठीक है ना। अब खाने ने चबाने का काम कर दिया, तो जो जीभ है यानी कि मुंह के अंदर खाने को जब आप चबाते हैं तो सूखा तो रहता है नहीं, गिल्ला हो जाता है ना। गिल्ला किसके कारण होता है? तो अब बात करते हैं लार की। तो मुंह के अंदर ही आते हैं आप लार पर। अब लार है तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि लार आती कहाँ से है, लार है क्या? तो पहले अगर हम लार पे बात करते हैं, लार क्या है जी? लार हमारा क्या है? पानी है, एंजाइम है। ठीक है ना, या हम इसे कह सकते हैं इसमें आपका पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है बलगम है, एंजाइम है। ठीक है ना, बलगम और एंजाइम। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी जो कोशिका होती है, कोशिका में कितने प्रतिशत पानी होता है जी? कोशिका दरों में कितने प्रतिशत पानी होता है? 90% लिखा हुआ ना। अभी यहाँ कहते हैं देखो, जो लार होती है तो लार में आपका जो पानी है और आपका इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि अन्य पदार्थ हैं, उनका प्रतिशत कितना होता है? तो पानी होता है यहाँ आपका 98 से 99%। ठीक है ना। अब 98 है तो 2% इलेक्ट्रोलाइट है, 99 तो 1% इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब यहाँ से पानी से पहला क्वेश्चन आया कि जो मुंह में लार होती है, लार में कितने प्रतिशत पानी है? तो 98 से 99% आपको लार के रूप में आप पानी निकालते हैं। अब पानी निकाल लेंगे तो कुल बॉडी का कितने प्रतिशत पानी निकलेगा जी? यानी कि कितना लीटर पानी हम प्रतिदिन निकालते हैं लार के रूप में? आपसे अगर ये पूछा जाता है तो देखो यहाँ क्या ध्यान रखेंगे आप, 1% बचाना। तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन आप क्या निकालते हैं? लार के रूप में पानी निकालते हैं। अगर आपको 99% याद है तो 1% के आधार पर रख लो कि 1 से 1.5 लीटर हम क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। तो प्रतिदिन लार से जो वेस्ट पानी होता है यानी कि हमारे शरीर से जो पानी निकलता है लार के रूप में, वो कितना हुआ? 1 से 1.5 लीटर। क्वेश्चन बने यहाँ से अभी तक 2। पहला क्वेश्चन, लार में पानी होता है, लार में होते क्या क्या है? तो लार में हमारे क्या है? सबसे पहले आपका पानी है जी, पानी के बाद क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट में अभी चलेंगे, तो इसके बाद पहले हम पानी पर ही चलते हैं। पानी से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रतिशत पानी है? 98 से 99% पानी है। और यहाँ से निकलता कितना है? 1 से 1.5 लीटर तक पानी निकलता है। अब बात करते हैं इसमें जो आपका होता है नंबर 2, एक तो हो गया पानी, नंबर 2 क्या होता है जी? इसमें इलेक्ट्रोलाइट, या आप इसे ये कह सकते हैं एक आपका क्या है? बलगम है, एंजाइम है
एंजाइम है, ठीक है जी, ये क्या है आपके बलगम है, एंजाइम है तथा अन्य पदार्थ है। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम कौन से निकलते हैं जी? सबने पढ़ा है टाइलिन। लार से जो निकलने वाला एंजाइम है सबने पढ़ा है, वो कौन सा आपका? टाइलिन। अब टाइलिन का काम क्या होता है जी? देखो ऊर्जा का पाचक करता है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होता है, लेकिन कौन सी कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट के हम अभी एनसीईआरटी में पढ़ा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है? प्रारूप के अनुसार 2 प्रकार की थी, साधारण और जटिल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइलिन है, टाइलिन किसका? टाइलिन एंजाइम निकला किससे? लार से। अब टाइलिन देखो यहाँ पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, एंजाइम के ऊपर पूछता है, तो लार से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका कौन है? आपका टाइलिन। एक हो रहता है आपका लाइसोजाइम, एक और है आपका लाइसोजाइम। अभी दोनों के कामों पर चलेंगे, पहले हम चलते हैं टाइलिन पर। तो जो टाइलिन है, टाइलिन का काम क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कौन सा? आपने पढ़ा होगा मंड को। जो टाइलिन है वो क्या करता है? आपका मंड का पाचन करता है ना। मंड क्या है? है जी माल्टोज। आप याद रख लो, मंड से माल्टोज याद रख लो। ये क्या करता है? टाइलिन का काम क्या है जी? आपका मंड का पाचन करना, और मंड से आपका क्या बनेगा? माल्टोज। अब आपको ये बताना है कि माल्टोज आपका सरल कार्बोहाइड्रेट है या आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है जी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जिनमें ज लग रहे हैं ना, ज, वे सरल है। जिनमें ज लग रहे हैं वो कौन है? आपके सरल हैं। तो माल्टोज हो, फ्रैक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, क्या है? सारे के सारे सरल प्रोटीन है। तो आपका टाइलिन ने क्या कर दिया? माल्टोज को मंड को माल्टोज में बदल दिया, यानी कि माल्टोज का पाचन करने का काम किसने किया? टाइलिन ने। अब यहाँ से हमने देखो कहा कि यहाँ माल्टोज पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। माल्टोज क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो आपका सरल कार्बोहाइड्रेट है। अभी देखो हमने कहा जहाँ पर ज आएगा उसे आप क्या बदल दो? उसे कह दो सरल है। लेकिन एक नाम याद रखना आपको, कौन सा? जो आपके पादप होते हैं, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है बनी, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज को देखो, यहाँ सेलुलोज में भी ज है ना, तो सेलुलोज क्या है? आपका जटिल है, वो सरल नहीं है। बस एक नाम वो याद रखना, नहीं तो बाकी माल्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है ना, सारे के सारे क्या हैं? आपके सरल प्रोटीन है। तो टाइलिन ने अपना काम कर दिया, क्या जी? माल्टोज को बदलने का काम कर दिया, ठीक है ना, पहला काम। लार से निकलने वाला एंजाइम कौन हो गया? टाइलिन हो गया। अब बात करते हैं जो लाइसोजाइम एंजाइम है, इसका काम क्या है? देखो ये होता है आपका मुंह के अंदर, ये जीवाणु भक्षण का कार्य करता है। जीवाणु भक्षण मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। आपने देखा होगा कि कुत्ते को अगर चोट लगी या जानवरों को चोट लग जाती है तो वो चाट के ठीक कर लेते हैं ना। उसमें कारण क्या होता है? क्योंकि जो लार से लाइसोजाइम नाम का एंजाइम निकलता है, ये जीवाणु भक्षक है, और वो उसे क्या कर देते हैं? जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मार देते हैं, घाव जिससे जल्दी ठीक हो जाता है। हमारे देखो ये तो जानवरों के लिए था, लेकिन हमारे लिए इसका फ़ायदा क्या है? अभी दांतों के बीच में आपने देखा हो खाना फंस गया, उसे सड़ने से बचाता कौन है? तो सड़ने से कौन बचाएगा? लाइसोजाइम। उसे देखो बाहर निकालने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। वैसे लार का काम ही है, देखो लार का संपूर्ण काम है लार का, लेकिन लार के अंदर जाते हैं तो टाइलिन और लाइसोजाइम आपको मिल गए। तो यहाँ से ये लाइसोजाइम क्या है? जीवाणु भक्षण का कार्य करता है, मुंह के अंदर खाने को सड़ने से बचाता है लाइसोजाइम, ठीक है ना। अभी टाइलिन ने क्या किया? आपका मंड को शर्करा में मंड को पचाने का काम उसने कर दिया, माल्टोज में उसने बदल दिया। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन था, देखो पानी हो गया, पानी के बाद इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में हमने कहा बलगम है, एंजाइम है, एंजाइम में टाइलिन है और आपका लाइसोजाइम है। यहाँ तक समझ आया? अब इसके बाद चलते हैं कि देखो क्वेश्चन बना पहला यहीं से था कि कितना पानी निकलता है? 1 से 1.5 लीटर यहाँ से पानी निकलेगा। अब इसके बाद चलेंगे कि जो आपका मुंह के अंदर और कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं जी? बिल्कुल। देखो अभी लार कहाँ से आई? लार के लिए होती है लार ग्रंथि। लार के लिए क्या है? लार ग्रंथि है। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब है कि 6। कुल लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है जी? 6।
तो हमने कहा लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 3 जोड़ी। अब 3 जोड़ी में कौन कौन सी लार्ज ग्रंथि है जी? देखो 3 जोड़ी में सबसे, अगर हम यहाँ कहते हैं 3 जोड़ी में कौन कौन सी आपकी लार ग्रंथि है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो लार ग्रंथि का मतलब ये है कि जो जीभ है, जीभ किस किस से जुड़ी है? नीचे कौन है? मैंटिबल। एकमात्र अस्थि ऐसी है जो हिलने का काम करती है। नीचे कौन है आपका? मैंटिबल है। ऊपर कौन है? मैक्सिला। तो आपको करना कुछ नहीं, आपने ध्यान दे कि सब लगाना है। सब, सब का मतलब सब मैंटिबल और सब मैक्सिलरी। ठीक है, सब मैक्सिलरी और सब मैंटिबल, 2 जोड़ी होगी, 2 जोड़ी होगी। सब मैंटिबल और सब आपकी मैक्सिलरी। कहने का मतलब ये है कि नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा समझने के लिए, तो 2 जोड़ी निचले वाले जबड़े में, एक इधर है एक इधर है। 2 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में, एक इधर है एक इधर है। लेकिन जीभ का पिछला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ जी? कान से। जीभ का जो पिछला हिस्सा जुड़ा है वो किससे जुड़ा हुआ? आपका कान से जुड़ा हुआ है ना, जिसे हम कहते हैं पेराटिक ग्रंथि। वो होती है हमारी पेराटिक। तो अब ये क्या होगी? पेराटिक ग्रंथि होगी। तो एक इधर, तो ये होगी आपकी 3 जोड़ी। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि टोटल लार ग्रंथियाँ कितनी है जी? 3 जोड़ी है। 3 जोड़ियों से आपकी क्या निकलती है? लार निकलती है। एक आपका सब मैंटिबुलर है और आपका सब मैक्सिलरी है, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। और ये कौन है? आपका पेराटिक है, या इसे हम ऊर्ध्व या कर्णपुरु भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में याद ना रखो कर्णपुरु, क्योंकि कान अगर उसने दिया है तो कान से तो याद आ जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अंग्रेजी में भी होगा वहाँ और हिंदी में भी रहेगा। तो आपको याद रखना है पेराटिक। तो 3 जोड़ी होगी, पेराटिक है, आपका सब मैंटिबल है और सब मैक्सिलरी है। 3 जोड़ी आपकी क्या होती है जी? यहाँ से आपकी लार ग्रंथियाँ हैं। अब यहाँ से कंडीशन ये आती है कि इनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होगी जी इनमें? देखो हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, मुझे पता है जबड़े हैं, दोनों साथ में जुड़े हुए ना, यही के जीभ के साथ में जुड़े हैं, तो लंबी कौन आएगी? कान से जो आ रही है, जो कान से आ रही है वो लंबी होगी ना। तो यहाँ लंबी कौन है? पेराटिक। तो पेराटिक ग्रंथि इनमें सभी जोड़ियों में क्या सबसे लंबी है। ठीक है जी। सबसे लंबी है। अब इसके बाद क्या होती है? देखो हमने कहा था सबसे पहले हमने मुंह पर काम कर लिया। यहाँ हालांकि देखो जीभ के कुछ हिस्से भी हैं, कौन से में खट्टा लगता है, कौन से मीठा लगता है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जर्नल साइंस में, और आपके पास में जो आएंगे वो आएंगे क्रिया विज्ञान से। तो आपके शरीर में जो ग्रंथियाँ काम कर रही हैं, तो काम करने वाली ग्रंथि हमने याद रखा है 3 ग्रंथि हमारी होगी, खाने को जो पाचन में हमारा काम करती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद क्या आएगा। देखो यहाँ से आपका मुंह का काम तो हो गया ख़त्म। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि मुंह की सफाई का करने का काम कौन करता है? मुंह की सफाई करने का काम कौन करता है? तो फिर आपको लिखना है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, या अगर लाइसोजाइम ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको लार रहेगा ऑप्शन में। तो फिर क्या रहेगा? आपका लार रहेगा। ठीक है ना। और हाँ, लार के ही, ये लार के अंदर है ना। मैंने तब कहा कंडीशन कि अगर आपके पास लाइसोजाइम ऑप्शन नहीं है तब आप लिखेंगे लार। और लार और आपका क्या है? लार भी ऑप्शन नहीं है, आपका लाइसोजाइम भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको रहेगा एंजाइम, क्योंकि ये क्या है? आपके एक प्रकार के एंजाइम है। तो यहाँ से क्या निकलते हैं? एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? आपको खाने को, पहले आप उन्होंने काम कर दिया अपना, और दूसरा भी उन्होंने अपना मुंह की सफाई का काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद आते हैं, दूसरा नंबर है हमारा यहीं से ग्रासनली। ग्रासनली या हमसे ग्रासनी कहते हैं। देखो मुंह से हमने खाया, मुंह के अंदर आए, यहाँ कौन होगी? ग्रासनी। अब सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रासनी में खाना कितने समय तक रहता है। देखो आपको खाने को चबाने में, यहाँ तक ले जाने में कितनी लगती है? 4 से 8 सेकंड का समय लगता है। हालांकि समय ना के बराबर पूछेगा, लेकिन ग्रासनी में एक एपिग्लेटिस नाम का ढक्कन होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हवा को और खाने को एक साथ ले नहीं जाने देता। अगर दोनों एक साथ जाते हैं तो आपने देखा धक्का लग जाता है ना, तो आपको क्या लग जाता है? धक्का। अभी हाँ, लार में एक चीज़ और छूट गया, पीएच मान। तो लार का पीएच मान कितना होगा जी?
अभी देखो पीएच मानते हैं ना लार, जब आप छींकते हैं तो क्या होता है, तो पहले क्या कहते हैं, 6 नंदी छत्रपति, ठीक, 6 नंदी छत्रपति का मतलब क्या है जी, 6.8। आपको पीएच मान याद रखना है कि लार का पीएच मान कितना है, 6.8, या आप 6 याद रख लो ना, 6 से छींक कर 6 से 6, ठीक है ना। तो लार का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा आपका, 6.8 रहेगा। और यहीं से 8 से शुरू हो जाओ गुरु जी, जो 6.8 है, 6 से 8 सेकंड का समय किस में लग गया, आपका ग्रासनी में खाने को लग गया। अब ग्रासनी के बाद जो हमारा खाना जाता है वो कहाँ पर जाएगा, फिर आपका अमाशय पर जाएगा। और अमाशय और अग्नाशय पे कल बात करते हैं, इनके इतने ही क्वेश्चन आपको बनाने। अब चलते हैं आपके हैंडबॉल पर, ठीक है जी। आज मुंह पूरा हो गया। हाँ, आज यहाँ से मुंह का काम पूरा होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अब आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद करने के 2 टॉपिक हो गए, वैसे पढ़ के आना आपको पूरा पाचन तंत्र है कल, क्योंकि पूरे पाचन तंत्र पे कल बात हो जाएगी। इसमें आपके, हाँ, इसमें साथ साथ में क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। आप लोग बनाते रहो, पहले वाले टॉपिक से मैडम बना रही हैं, नए टॉपिक से जो चल रहा है इन पे आप बनाने का काम करो, ठीक है जी। आप अपने जहाँ वो आपको दिए हुए सीटें उनसे आप लगे रहो। अब बात करते हैं आज किसकी जी, हैंडबॉल की। तो इससे पहले हमने पढ़ा था वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो आप हैंडबॉल में जोड़ सकते हैं, बताओ। पहले आप ऐसे देखो, पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि आपका वॉलीबॉल भी यहाँ से थोड़ा सा दिमाग में घूम जाए, हैंडबॉल को साथ में रखते हो, और हैंडबॉल तो है ही है। तो हैंडबॉल का कोई पॉइंट ऐसा है जो आप किस में मिक्स कर सकते हैं, वॉलीबॉल में है कोई? उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई जो अभी चलेंगे। हैंडबॉल, हैंडबॉल में आप क्या कर सकते हैं जी, बताओ कौन सा मिक्स कर रहे हैं? उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं, 20, उसकी तो 18 थी, वॉलीबॉल की तो 18 थी ना, मैदान की जो लंबाई थी उसकी 18 थी और 9 थी। इसकी कितनी है जी, मैदान की लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है, 20 है। चलो अभी बात करते हैं हैंडबॉल की। तो यहाँ जो मिलने वाला पॉइंट है वो क्या है, हमने कहा था कल, वॉलीबॉल में जो आपका हाथ से मारने की प्रथा है वो कहाँ से ली गई है, हैंडबॉल से। हैंडबॉल से ली गई। वॉलीबॉल का फेडरेशन कब बना था अंतर्राष्ट्रीय, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद हुआ था 1947। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने हैंडबॉल से एक नियम लिया है वॉलीबॉल में, तो हैंडबॉल वॉलीबॉल से पहला होगा। तो यहाँ जो वॉलीबॉल था वो कब का था, 1947। तो इसके लिए जो फेडरेशन बनी थी 1946। एक पॉइंट हमने मिला दिया, ठीक है ना, हमने एक पॉइंट यहाँ से मिला दिया 1946। और आपको देखो ज़्यादा अगर सन याद नहीं है तो आपको ये सन तो याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं कि जो आपका, इसे अभी मैदान को बाद में देखेंगे, जो आपका हैंडबॉल है, हैंडबॉल मतलब हाथ से मारने वाला खेल है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हैंडबॉल खेल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहाँ से होगी जी, जर्मनी से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है आपका, जर्मनी से है। और जर्मनी में क्या था, एक कोनाइड कोच थे। कोनाइड कोच का मतलब था एक महिला कोच थी, कोनाइड का मतलब था कनाडा की थी वो, और कनाडा जमा हुआ रहता है तो जर्मनी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हैंडबॉल का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, आपका जर्मनी से हुआ है। और जर्मनी में कोनाइडन कोच थी एक, सबसे पहले उन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी। तो ये खेल किसके लिए रहा होगा, महिलाओं के लिए, क्योंकि पहले जब महिला थी शुरुआत करने वाली तो खेल किसके लिए रहा, आपका महिलाओं के लिए। हालांकि इसे देखो, जो बर्लिन है, 1919 में बर्लिन के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था मैक्स हेसर, ठीक है। आपको यहाँ आपको वैसे तो 3 व्यक्ति थे, एक थे आपके प्रोफेसर मैक्स हाइसर, दूसरे थे एरिक कोनिन। एक कौन थे आपके, हाइसर थे, एक आपके कौन थे, कोनिन थे। हेरिक छोड़ दो, बस ये लास्ट वाला नाम तो आएगा ही आएगा ना। और एक कौन थे आपके, इसके लेंज थे, एक कौन थे, इसके लेंज थे। जो इसके लेंज थे ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें कहा जाता है पिता किसके जी, हैंडबॉल के। हैंडबॉल के पिता कौन है आपके, स्केलेंज है। स्केलेंज का पूरा नाम था कार्ल स्केलेंज, ठीक है ना। तो इनका पूरा नाम क्या है आपका, कार्ल स्केलेंज। देखो चैप्टर हमने पहले भी चला दिया, तो अब की बार जैसे चल रहा है तो इसमें आपको याद कैसे रखना, आप इस पॉइंट पे ध्यान दें।
देखो आप ऐसे याद रख लेना कि हैंडबॉल का जो ग्राउंड है उसे हम स्केल से मापते हैं। स्केल मतलब पिटा, तो स्केल है तो स्केलेंज है, और स्केलेंज कौन है? इसके पिता है। शुरुआत कहाँ से हुई? जम गए थे तो जर्मनी है तो कनाडा की कोच थी। आप कनाडा की कोच को कनाडियन कोच याद रख सकते हैं, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। हालांकि जब ये समय आया था तो ये समय कौन सा था? 1919 का था। 1919 में हमारे यहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है जी, 1919 में हमारे यहाँ क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और वो चारों ओर से घिरा हुआ था ना। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कांड हुआ था वहाँ से लोग भाग क्यों नहीं सके थे? क्योंकि वो चारों ओर से घिरा हुआ था, और चारों ओर से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर जो 4 है, इस 4 को आप 40 बना दो, और 40 होगी, ये होगी आपके मैदान की लंबाई। ठीक है ना, 40 होगी तो 40 होगी मैदान की लंबाई, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी जी? इसका आधा मतलब 20। ठीक है ना, मैदान हो गया आपका आयताकार। अभी मैदान पे फिर चलेंगे, पहले सनों पे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट सन है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट सन हो गया आपका, ठीक है जी, 1946। उसके बाद हमारा जो दूसरा सन हो गया 1919। 1946 क्या है? हैंडबॉल का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है 1946 का। अब यहाँ सबसे पहली बार बात करते हैं 1919 में क्या था? जब खेल को सबसे पहले परिचित कराया गया था, और परिचित कराने वाले कौन थे? स्केल से हम नाप रहे थे तो स्केलेंज थे, और स्केलेंज को कहा जाता है हैंडबॉल के पिता। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार इसे खेल को प्रचलित किया था, यानी कि परिचित करा था लोगों से कि इस प्रकार का एक खेल है। अब हैंडबॉल की जो शुरुआत थी तब तो इसमें क्या थे जी? आपके टोटल आपके कितने होते थे? 18 खिलाड़ी होते थे, जिसमें 11 खेलते थे और 7 क्या होते थे? एक्स्ट्रा होते थे। लेकिन अब उल्टा है, अब क्या है जी? 7 खिलाड़ी है ना, खेलने वालों की संख्या कितनी है? 7 खिलाड़ी हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे 7। देखो आपको ज़्यादा सन याद नहीं रखने, अभी चलेंगे। आपको ज़्यादा सन कौन सा याद रखना? 1 और 1 2, तीसरा सन याद नहीं रखना। क्योंकि ओलंपिक में क्या था? ओलंपिक में जब ये शामिल किया गया तो क्या हो गया था जी? आपका काम हो गया था 36 का मतलब 1936। लेकिन इसे यहाँ से फिर हटा दिया गया था, और फिर से इसे 1972 में लाए थे, और 72 के आपके 4 साल के बाद महिला आई थी नेक्स्ट वाले में, यानी कि 76 में। तो ओलंपिक में शामिल किया 1972 सबसे पहले। 36 को हम इसलिए याद नहीं रह रहे क्योंकि तब हो गए थे बिरला गए थे। बिरलाना कैसे कहने जी? बिरलाना का मतलब बर्लिन यहाँ याद रखना, और बिरलाना का मतलब हमारे यहाँ क्या क्या कि जब समझ में कुछ नहीं आता तो बिरलाना कहते हैं। तो 1936 में गए थे बिरला, अब बिरला आए थे, 1936 था बर्लिन ओलंपिक। यहाँ से सबसे पहली बार शामिल किया गया था, लेकिन बाद में फिर हटा दिया गया था 1972 में। फिर से आगे यहाँ पर पुरुष, और 1972 देखो 4 साल के बाद होता है ओलंपिक, तो 4 साल और जोड़ो तो क्या हो गया? 76 में आ गई महिलाएं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन गए। 1976 में क्या है आपका? महिलाएं। याद रखने का सेम कंडीशन रहेगी, स्केलेंज मतलब स्केल से मापते हैं। ठीक है जी, अभी हमने कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले परिचित कराए थे। आप ऐसे याद रख लो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में परिचित कराया था, तो वो चारों ओर से गिरा था, तो 40 और 40 का आधा हो गया 20। 1946 मतलब किससे? वॉलीबॉल से 1 साल पहले, या भारतीय स्वतंत्रता से 1 साल पहले, क्योंकि पहले की घटना है ना। देखो भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले की घटना 1919 की भी थी, तो यहाँ पहले है तो 1946। कैसे भी याद आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके बाद आपको और सन याद नहीं रखने, नहीं तो सन इसमें क्या है आपका? एमच्योर है, एमच्योर एथलेटिक फेडरेशन है। कब का था जी? 1925 का था। उसने सबसे पहली बार क्या करे थे? नियम बनाए थे, लेकिन वो एथलीट फेडरेशन था, यानी कि इसके नियम बनाने वाला पहले जो नियम बने थे वो आपका एथलेटिक्स फेडरेशन था, ना कि इसका था। सन वहाँ से आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, और ज़रूरत याद अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उसका गठन था आपका 1926। एथलेटिक्स जो फेडरेशन है उसका गठन क्या था? 1926 था, क्योंकि एमच्योर आया उसके बाद 28 में। एमच्योर जो आया फिर उसके बाद 28 में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो आया हैंडबॉल संघ वो कब आया? 1946 में। तो आपको यहाँ ये तो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आपको सन केवल 3 याद रखने हैं। 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 1 आपका 4 हो गया।
इसके बाद हम आगे थे डायरेक्टली आपके मैदान पर। व्यक्ति कौन याद रखना अभी तक, कार्ल स्केलेंज और आपकी कनाडियन महिला जो कोच थी स्टार्टिंग करने वाले, ठीक है ना। पिता किसे कहा जाता है, स्केलेंज को कहा जाता है, क्योंकि स्केल से हम इसे मापते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम भारत देखो, वैसे तो हम ये कहेंगे कि एशियाई खेलों में कब शामिल हुआ था, तो 1982 था, और जब आपका सेफ खेलों में शामिल हुआ था तो 2010 था। अगर आपको ये भी याद रखना है, एशिया में 1982 है, ओलंपिक में 1972 है, हालांकि इससे पहले था 1936, काम हो गया था 36, 72, 4 साल बाद कौन है, महिला है। 4 साल बाद कौन है जी, आपकी महिला है। देखो इन सनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हमने कहा था कि भाई 82 है, तो 82, जब 82 हो गया तो खेल भारत में पहुंच गया था ना। हैंडबॉल जब 82 हुआ तो 82 होने के बाद कहाँ पहुंच गया, 82 का मतलब है भारत। ये सेफ खेलों में सेफ हो गए थे 2010 में। ऐसे याद रख लो कि हैंडबॉल खेल क्या हो गया था, सेफ हो गया था। सेफ कब हुआ था, जब 2010 आया, तो 2010 में कौन हो गया था, सेफ। हालांकि सेफ विंटर खेल होते हैं, ठीक है ना। खेल कैसे हैं जी, ये सेफ विंटर खेल है। तो इसके बाद बात करते हैं आपके मैदान की। तो मैदान में अगर हम आते हैं तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, 40। हमने याद रखा किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है 1919 का, और 1919 में सबसे पहले था, परिचित कराया गया था किसके द्वारा, स्केलिंग के द्वारा, स्केलेंज के द्वारा। तो स्केल मतलब स्केलेंज याद रख सकते हैं, पिता कहे जाते हैं। उसके बाद आता है 40 गुना 20, तो 40 का हो गया मैदान, 20 का हो गया आपका चौड़ाई। अभी देखो याद रखने का आपको आसान और सुरक्षित तरीका यही है, सबसे पहले आप इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 2 भागों में जब आपने डिवाइड किया तो मैदान का आधा हाफ इधर हो गया, आधा हाफ इधर हो गया, ये होती है आपकी मध्य लाइन। मैदान जो होता है ऐसा होता है जैसा आपने फुटबॉल का मैदान देखा हो, वहाँ पैर से मारते हैं, यहाँ बॉल को हाथ से मारते हैं, इतना अंतर है। अभी यहाँ आपको 3 का पहाड़ा तो आता है, 3 दूनी होते हैं जी, देखो 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 संख्या आपको याद रखनी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये है क्या। अभी आप बैक लाइन पे आ जाओ, जो कौन सी थी आपकी बैक लाइन, कितनी है आपकी 20 मीटर की है, तो 20 के ठीक मध्य में चलते हैं 10 मीटर पर। तो 10 मीटर पर यहाँ चले तो 1.5 मीटर इधर और 1.5 मीटर इधर, मतलब गोल पोस्ट बनाया आपने 3 मीटर का। तो गोल पोस्ट क्या बन गया जी, 3 मीटर का। अब यहाँ से पहला आया गोल पोस्ट। अभी गोल पोस्ट में क्या कंडीशन है, एक तो होगी ऊंचाई, एक होगी लंबाई, ठीक है जी। अब लंबाई कितनी होगी इसकी, देखो ऊंचाई कितनी है जी आपकी 2 मीटर है, और चौड़ाई लंबाई कितनी है जी इसकी आपकी 3 मीटर है। ये अंदर से चल रहा है, तो अंदर से हमने कहा कि जो अंदर से इसकी लंबाई है वो कितनी है आपकी 2 मीटर है, ऊंचाई है, और 3 मीटर आपकी क्या है, लंबाई है, यानी कि 3 दूनी 6। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं 3 दूनी 6 चल रहे थे ना। अब 3 दूनी 6 चलेंगे तो इस पर पहला जो आपका गोल सर्किल पड़ा हुआ होता है वो कितना है जी, केंद्र से 6 मीटर पर होता है, याद हो गया। फिर एक और सर्किल पड़ा रहता है जी जो किनारे से हो आता है, जिसे हम डी कहते हैं, तो ये कितना है जी आपका केंद्र से 9 मीटर पर होता है जी। तो ये कितना है, केंद्र से 9 मीटर पर है। यहाँ तक समझ आ गया। देखो हमने किया कुछ नहीं, याद रखने का मतलब यही है कि 3-3 बांट के चल रहे हैं ना, तो 3-3 बांट के चल रहे हैं, तो 3 का क्या हो गया, गोल पोस्ट अंदर अंदर से 3 के सामने पहला क्या है, गोल क्षेत्र है, और गोल क्षेत्र कितना हो गया जी आपका 6 मीटर पर हो गया। उसके बाद गोल क्षेत्र के बाद क्या है आपका थ्रो, इसे क्या कहते हैं आपका, हाँ जी थ्रो इन, थ्रो लाइन, सॉरी इसे कहते हैं थ्रो लाइन। तो इसके बाद जो आपकी थ्रो लाइन है वो कितनी है जी 9 मीटर पर। अभी देखो गोल लाइन ये है ना, थ्रो लाइन ये है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, फिर से 3 मीटर है, तो फिर से 3 मीटर है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर गोल पोस्ट है, इन दोनों के बीच का अंतर गोल पोस्ट है। अब यहाँ से गोल किक जो लेते हैं वो लेते हैं कितने जी 4 मीटर से, 3 में 1 बढ़ गया 4, और 4 में 3 लगाओ तो कितना हो गया जी 7। तो जी ये क्या है, पेनल्टी। देखो यहाँ किक नहीं ले रहे, पेनल्टी, जो पेनल्टी शॉट लेते हैं, तो पेनल्टी शॉट के लिए यहाँ पर एक निशान लगा जो कितना है आपका 7 मीटर पर है,
ठीक है जी भाई। अगर गलती होगी तो साथ साथ क्या दे दिया उसने, पेनल्टी दे दी। तो पेनल्टी कितने से दीजिए, 7 मीटर से। पेनल्टी जो आपका क्षेत्र होता है, देखो पेनल्टी क्षेत्र कौन सा है, ये वाला है ना, कितना है आपका, 9 नहीं 3 मीटर चौड़ा है। क्योंकि यहाँ से देखते हैं तो 9 है, देखो वहाँ से देखेंगे 9 है, दोनों के बीच में ये कौन है, गोल लाइन है, ये कौन है, पेनल्टी क्षेत्र है। तो दोनों के बीच में क्या होगा आपका, पेनल्टी लाइन है, तो 3 मीटर का डिस्टेंस होगा। यहाँ तक ग्राउंड आप आराम से समझ सकते हैं। अब याद रखने की ज़रूरत तो है नहीं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया ना। अब 3 दूनी 6, 3 तिया 9 का पहाड़ा हमारे यहाँ तक चल गया, मैदान अंदर का बनके हमारा तैयार हो गया। सेम चलेगा इधर की ओर, दूसरी ओर भी सेम ऐसे ही चलेगा यहाँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, गोल पोस्ट बाहर से क्या है आपका 3.16 है, क्योंकि उसमें रहता है रोड़ा। अब 16 है तो यहाँ पर जो गोल पोस्ट है बाहर की ओर अगर आप देखोगे तो ये कितना है जी आपका, 3.16 मीटर है। तो कितना है, 3.16 मीटर है बाहर की ओर। अभी देखो 3.16 मीटर बाहर की ओर है, ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो पोल है, इसमें बाहर क्या लगे रहते हैं, पोल। जो पोल का व्यास है तो 0.4 मीटर, 0.4 मीटर मतलब या 4 सेमी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 0.4 मीटर बोल का क्या, पोल का व्यास है। और व्यास है तो यहाँ पर 2 पोल लग रहे हैं, और इन पोल से 4 इधर और 4 इधर है, तो सॉरी 8 है, तो 8 इधर और 8 इधर, तो कितना हो गया जी आपका, 16 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से कंडीशन ये आती है कि ये हमने केंद्र से यहाँ तक की देखी थी, कितनी थी जी, 6 मीटर। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ केंद्र से जो आपकी बैक लाइन पर, ये कौन सी लाइन है, बैक लाइन, ये कौन सी है, मध्य लाइन। तो बैक लाइन पर जो केंद्र की गोल रेखा होती है, गोल रेखा की दूरी कितनी होती है केंद्र से, किस पर पूछा है, बैक लाइन पर। तो बैक लाइन पर कितनी होगी जी, तो यहाँ होती है आपकी 587। ये आपको याद रखना है, ये कितनी है जी आपकी, 5.87 मीटर है। अब याद कैसे रखेंगे आप, ये याद रखो, गोल रेखा है, देखो गोल रेखा तो है, लेकिन याद कैसे रखेंगे, 587 है तो हमने 3 दूनी 6, 3 तिया 9 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 और 7 कर दिया, ठीक है ना। पहले 4 चले, फिर कौन चल दिए, 7 चल दिए, तो यहाँ पेनल्टी स्ट्रोक है, ठीक है ना, वो गोल स्ट्रोक है, तो दोनों में आगे। तो 4 और 7 यहाँ हम चल गए। लेकिन हम ये कह रहे हैं 587 को आप कैसे याद रखोगे, देखो 5 का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंजा ही मारते हैं। देखो जैसे हम वो करेंगे तो पंजे से फेंकते हैं ना, हाथ से, तो आप हाथ से फेंकेंगे तो 5 से याद रख लो, 5 और 587 आपकी याद रह जाएगा। अब देखो 587 इधर होगी तो 587 इधर होगी, ठीक है ना। ये कितनी है आपकी, 587 इधर है और 587 इधर है। अभी देखना 316 ये हो रखी है, 3 कितनी है जी, 16 ये हो रखी है, ठीक है ना। अभी 316 इसके बीच की आ गई, 587 इसकी होगी। अब यहाँ से अगर चलते हैं तो ये कितनी है जी आपकी, यानी कि हम ये कहते हैं गोल लाइन से जो आपकी ये क्या थी, कौन सी रेखा है ये, यहाँ याद रख लो ना, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, पेनल्टी। तो पेनल्टी लाइन के जो पेनल्टी लाइन है वो या तो केंद्र से पूछेगा या कहाँ से पूछेगा, गोल लाइन से। तो गोल लाइन से कितनी होती है जी ये, 2.45। तो ये कितनी होती है आपकी, 2.45 मीटर पहले लिखी हुई है। देखो यहाँ तो केवल याद करने के ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं तो लिखा पहले सारा है, देख लेना आपने उसमें, और नहीं लिखी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से आपको जो याद हुआ वो क्या हो गया, हमने कहा भाई हाथ से मारते, पूरे पंजे से मारते हैं ना, तो 587 आपने याद कर लिया। ये क्या है, बैक लाइन या गोल पोस्ट के केंद्र से गोल लाइन की दूरी है बैक लाइन पर। अब यहाँ से कर रहे हैं बैक लाइन से आपकी कौन सी है, ये पेनल्टी लाइन है, जो पेनल्टी क्षेत्र है, और पेनल्टी लाइन की जो दूरी है वो कितनी है, 2.45 है। अब आप ये कह रहे थे कि जी यहाँ कुछ गड़बड़ है ना। अभी देखना आप 587 2.45 अभी इसमें 2.45 और जोड़ रहा हूँ जी, 2.45 और जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इस दूरी को जोड़ना आप, ये कितनी आएगी आपकी 19.80, सॉरी हाँ इतनी आएगी, 80 नहीं 1 2 3, ठीक है 80 आएगी। 1 2 3 और 1 4 है रेखा।
प्रत्येक रेखा खींची हुई कितनी होती है? 5 सेमी होती है। और प्रत्येक रेखा कितनी है जी? 5 सेमी और 5 चौक 20। तो पॉइंट 20 और लगाओ और निकाल के देख लेना, पूरी आ जाएगी आपकी 20 मीटर। ठीक है ना, जोड़ के देख लेना। तो यहाँ कितनी होगी ये आपके समझ आ गया ना। तो देखो ये जो हमने 20 जोड़ा क्या है, प्रत्येक लाइन जो भी है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक लाइन 5 सेंटीमीटर चौड़ी। इसमें 2 पॉइंट और छूटे हैं अभी। कौन से जी? गोल की लंबाई नहीं, गोल तो हो गया। लंबाई वहाँ आप पीछे कितनी भी बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है, यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा जो पॉइंट छूटा है, ये जो आप जहाँ से क्या ले रहे थे, ये पेनल्टी लाइन है, जहाँ से पेनल्टी ले रहे हैं, पेनल्टी लाइन की लंबाई कितनी होती है जी? चौड़ाई, सॉरी, लंबाई तो कितनी है? 7 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? ये 1 मीटर होती है। गोल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है जी? पेनल्टी लाइन की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी? 1 मीटर है। ठीक है जी। और ये जो आपका यहाँ हल्का सा हमने 4 मीटर पे लगाया था, ये कितना है आपका? 15 सेमी का है। ये क्या है जी? आपकी गोल लाइन। ठीक है ना, सॉरी, गोल लाइन ये है, ये आपकी क्या है? गोल थ्रो लाइन। ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ आ गया। देखो एक गोल लाइन हो गया, एक आपकी, इसे आप फ्री थ्रो लाइन भी कह सकते हैं। ये गोल लाइन है, इसे आप फ्री थ्रो लाइन भी कह सकते हैं, थ्रो लाइन भी कह सकते हैं, या इसे एक और हमने नाम अभी दे रहे थे, पेनल्टी लाइन भी दे सकते हैं। वैसे पेनल्टी लाइन हमारी कौन सी? ये वाली है जो केंद्र से 7 मीटर है और 1 मीटर यहाँ पर चौड़ी। ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक हो गया आपका ग्राउंड, हो गया कंप्लीट। ग्राउंड में कोई भी डाउट हो तो बताओ, कहीं पर भी। बस याद करने का तरीका आपको अपने हिसाब से करना है, जैसे वो ऐसे ही करना है। अब बात करते हैं खेल की शुरुआत कैसे होती है जी। देखो खेल की शुरुआत होगी थ्रो से, और थ्रो किसे करेंगे? थ्रो ऑन करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? थ्रो करते हैं डायरेक्टली, जिसे कहते हैं थ्रो ऑन। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है जी? तो आप इस लाइन से याद रख लो, ये जो लाइन है कितने पर थी जी? थ्रो मारने वाली लाइन कितने पर है? जहाँ से आपको फ्री थ्रो दी जाती है वो लाइन कितने पर है? 7 पे। तो 7 ही खिलाड़ी होते हैं। या आप ऐसे याद रख लो, 7 खिलाड़ी हैं और 7 से ही 7 मीटर से ही आपको थ्रो दी जाती है, फ्री थ्रो। तो यहाँ क्या है जी? आपका ध्यान रखना, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 + 7। 7 अतिरिक्त होते हैं और 7 इसमें आपके क्या होते हैं जी? खिलाड़ी होते हैं। ठीक है जी। थ्रो ऑन, ऑफ नहीं, सॉरी, थ्रो ऑफ। थ्रो ऑफ। देखो थ्रो ऑफ क्यों कहते हैं? 7 मीटर लाइन से ही कहते हैं। नहीं, वो तो होती है बीच से, मध्य से। ये तो तब है जब पेनल्टी मिलती है ना आपको। वो थ्रो ऑन हो। हाँ, वो थ्रो ऑन तो पहले ही चलता है। थ्रो ऑन का मतलब है जो मध्य लाइन थी यहाँ से थ्रो ऑन होता है। ठीक है ना, टॉस जीतने के बाद। अब यहाँ तक समझ आ गया। 7 खिलाड़ी हो गए। 7 खिलाड़ी होगी तो 7 क्या होगी? थ्रो लाइन है। फ्री थ्रो लाइन की जो लंबाई है केंद्र से वो 7 मीटर है। सॉरी, फ्री थ्रो लाइन तो ऊपर थी, फ्री थ्रो से जहाँ से हम लेते हैं वो कितनी है? 7 मीटर है और 1 मीटर क्या है आपकी? चौड़ी है। ठीक है जी। अब दोनों कंडीशन कंप्लीट होगी। अब यहाँ से एक और आता है, थ्रो लेते समय जब थ्रो ऑन का समय होता है वो कितना होता है जी? 3 सेकंड का। आपको ध्यान रखना, थ्रो ऑन का जो समय होगा वो कितना होगा? 3 सेकंड का होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 सेकंड तक आप हाथ में रख सकते हैं बॉल को, अन्यथा आपको बॉल दूसरे खिलाड़ी को पास करनी होगी। ठीक है जी। अब इसीलिए यहाँ 3 सेकंड का उल्लंघन चलता है। 3 सेकंड का उल्लंघन चलता है यहाँ। 3 सेकंड में अगर आप नहीं करते हैं, 3 सेकंड में आपको ड्रिबलिंग करना होता है। ड्रिबलिंग जब आप करोगे तो आपकी बॉल क्या होनी चाहिए? घुटनों से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ ये कुछ कंडीशन दी जाती है। अब एक होता है थ्रो इन। थ्रो इन का मतलब होता है जब बॉल मैदान से बाहर चले जाए तो अंदर लाने के लिए उसे थ्रो इन कहते हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात है, अब बात कर रहे थे किसकी? बॉल की। तो अब आपको बॉल याद रखनी है। देखो बॉल को कैसे याद रखो? बॉल में 2 चीज़ चलती हैं। वैसे तो 3 प्रकार की बॉल है। ठीक है, बॉल में 3 प्रकार के चलते हैं। एक तो आपका पुरुष, एक आपका महिला। यहाँ एक और दिया है, यहाँ सब जूनियर भी दिया। अगर याद रखना चाहते हो सब जूनियर को कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना। तो आपको पुरुष और महिलाओं में याद दें बस, केवल पुरुष और महिलाओं का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉल होती है, बॉल की जो आपका वजन होता है, वजन कितना होता है?
अभी ये बताओ, कल हम बात कर रहे थे किसकी, वॉलीबॉल की बॉल का जो वजन है वो कितना है जी? 460 देखो 400 नहीं होगा, 260 कहा था ना हमने, 260 मारनी, 260। अब 260 मारेंगे तो 260 से 280 था, 260 से 280 था, इसका कितना होगा जी? ये उससे बड़ी होती है कम होती है, ये बताओ। ये उससे बड़ी होती है और ये होती है आपकी, देखो याद रखेंगे, 425 से कितना जी? 475। ये क्या है आपका? ग्राम है, वजन में किसका? बॉल का। पिछली बार एलटी में यही क्वेश्चन आ रखा, देख लो उठा के पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपका हैंड बॉल का वजन है, ये पिछली बार आया हुआ है, लेकिन ये किसका था? पुरुषों का था। अब पुरुषों का था तो 425 कैसे याद रखें? 425 कहीं जोड़ सकते हैं जी? 425 बताना, ग्राउंड से जोड़ लो या कहीं से भी जोड़ लो, तो कैसे याद करोगे 425 को? चलो खैर 425 आप ऐसे ही याद रख लो, 425 से 475। महिला क्या होती हैं? 100 ग्राम कम पे चलती हैं, तो 325 से 375। महिलाओं का क्या है जी आपका? 325 से 375। इम्पोर्टेंट रह सकता है, 100 ग्राम कम है, ठीक है। वैसे तो सब जूनियर का कितना रहता है? 290 से 330, 290 से 330 ग्राम। ये क्या है? सब जूनियर का, याद रखना रख लो, नहीं तो छोड़ दो। आपको दो याद रखने हैं, 425 से 475, 325 से 375। अब यहाँ बात करते हैं परिधि की। बॉल में एक और चलता है ना परिधि कितनी है जी? तो पुरुषों की होती है आपकी, आप याद रख लोगे, शॉट मारते हैं ना पुरुष, बहुत अच्छा शॉट मारते हैं, तो इनकी कितनी होती है जी? अब अच्छा शॉट मारते हैं ना, अच्छा, तो 60 होती है परिधि, लेकिन ये अच्छा है, ज़्यादा वाली है, तो 2 कम करो, कितनी हो जाएगी आपकी? 58 से 60 क्या होती है आपकी? सेमी परिधि होती है, किसकी? पुरुषों की। अब 60 कम होगी, देखो यहाँ से हमने कहा 58 से 60 है, अब कितने कम किए जी? 2 कम किए ना, तो 2 और कम करो, तो महिलाओं का अच्छा शॉट कितने पे होगा जी? 56 पे, और गंदा शॉट कितने पे होगा जी आपका? 54 पे। तो 54 से 56 सेमी महिलाओं की है, और पुरुषों की कितनी है जी? 58 से 60 सेमी है। यहाँ तक याद रह जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट में जाए, देखो 4 का फर्क कर लो, या आप, मैंने कहा ना पीछे से ऊपर से नीचे को आ जाओ। आपने कहा शॉट अच्छा मारते हैं पुरुष, शॉट अच्छा मारते हैं, शॉट मतलब 60 है, 60 में 2 कम किया, तो कम कैसा मारेंगे? अच्छा शॉट जो अच्छा नहीं होगा वो कैसा होगा? 2 कम होगा, 2 कम होगा तो 58 से 60 हो गया। अब महिला इनसे 2 कम मारती हैं अच्छा शॉट, तो महिलाओं का कितना हो गया? 56। 58 में से 2 घटाओ 56, 56 में से 2 घटाओ 54, अब 54 में से 2 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। किस में आ गया? आप सब जूनियर में आ जाओगे, ठीक है ना। आप वहाँ से ऊपर से नीचे घटते आ जाओ ना, 2 का पेयर बनाना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये रहेंगे। अब बात करते हैं खेल के मैदान की, सॉरी समय की। समय कितना होता है जी? इसमें होता है 30 मिनट का, एक हाफ होता है, दूसरा हाफ 30 का, तो टोटल कितना हो गया? 60। अब 60 के बीच में कितना होता है? 10 मिनट का आराम होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे का खेल होता है, आप मिनट छोड़ दो ना, 1 घंटे का खेल होता है, 30 मिनट, 2 हाफ होंगे, बीच में 10 मिनट का रेस्ट होगा, रेस्ट को भी मिला कितना हो गया आपका? 70 हो गया, ठीक है जी। अब 70 हुआ, इसके बाद भी अगर खेल पर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर टाई ब्रेकर होता है, और टाई ब्रेकर में क्या होता है जी? 5-5 मिनट का फिर से दिया जाता है, फिर बराबर रह जाता है। देखो 5-5 मिनट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट रहता है, और उसमें फिर भी अगर रहता है बराबर, फिर से दोबारा टाई ब्रेकर दिया जाता है, फिर वही कंडीशन है। लेकिन 2 टाई ब्रेकर के बीच में 5 मिनट का रेस्ट होता है। आपको ये ध्यान रखना, 2 टाई ब्रेकर के बीच में 5 मिनट का क्या होगा? आपका रेस्ट होगा। और अगर फिर भी टाई आ जाए तो फिर जो 7 मीटर लगाया था आपने, तो 7 मीटर से क्या दी जाती है? थ्रो एज दी जाती है। अब यहाँ 7 मीटर का मतलब है कि जो ग्राउंड में आपने यहाँ पर 7 मीटर लगाया था ना, ये वाला चिन्ह, तो यहाँ से फिर से आपको क्या दी जाती है? 7 मीटर से 5-5 थ्रो दी जाती है। प्रत्येक टीम को जो भी ज़्यादा मारेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, वो जीत हो जाएगी। चलो इसके बाद यहाँ से इसका चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है जी। कल आपको एक खेल पढ़ के आना है और एक क्या पढ़ना है? ये आप पाचन तंत्र तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पाचन तंत्र को पूरा पढ़ना है, मतलब मंडे तक।
और उसके बाद खेल कौन सा रखे जी अब की बार? देखो वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, अभी इसमें ही लेते हैं लॉन टेनिस, क्योंकि दोनों का क्या वहाँ जाल बराबर, जाल के लगभग वो आ जाएगा ना, क्योंकि लॉन टेनिस से हमने क्या लिया था, वहाँ से जाल लिया हुआ है। तो अभी इसके बाद आप ध्यान रखें।